वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का वंदन अभिनंदन। देश में लोकसभा के आम चुनाव का मतदान संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। 7 चरणों की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई मतदान की। लेकिन इसी बीच में परिणाम आए उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी और कड़ी भविष्यवाणी कर दी। बड़ी भी है और कड़ी भी है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद से 6 महीने के भीतर, यानी 4 जून से टाइम शुरू हो जाएगा, 6 महीने के भीतर 180 दिन का, उसके भीतर देश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। कोई छोटा नेता तो बोल नहीं रहा कि भाजपा के किसी वक्ता प्रवक्ता ने बोल दिया यूं ही, ठीक है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। और प्रधानमंत्री ने खुद कई अवसरों पर इस बात को कहा कि वो जो भी कहते हैं वो अचानक नहीं कहते। उन्होंने कहा कि सुनने वालों को लगता है कि अचानक, लेकिन मैं जो भी कहता हूं वो सोच विचार कर कहता हूं। उसके पीछे का जो वैचारिक अभ्यास है, होमवर्क है, वो बहुत पहले पूरा कर चुका होता, तब बोलता हूं। तो क्या प्रधानमंत्री मन बना चुके हैं किसी बड़े राजनीतिक भूचाल का? ये बड़ा, आप समझ लीजिए, एंजाइटी बढ़ाने वाला मामला है। और सबसे ज्यादा एंजाइटी, बेचैनी विपक्ष में स्वाभाविक तौर पर है। जो विपक्ष के पार्टियां हैं, नेता हैं। भूचाल कैसा हो सकता है? अब अटकलें इस पे लग रही हैं। एग्जिट पोल का काम खत्म हो गया, उन्होंने अपना अपना आंकड़ा दिखा दिया। लेकिन अब विपक्षी दल और उनके नेता, उनकी कर्ता धर्ता चिंतन और चिंता इस बात पर कर रहे हैं कि बाबा रे बाबा, ये भूचाल कैसा होगा। आपस में मंत्रणाएं हो रही हैं कि भाई तुमको क्या लगता है कैसा भूचाल हो सकता है। दूसरा पहले से पूछ रहा, पहला दूसरे से पूछ रहा कि तुम्हारे हिसाब से कैसा भूचाल हो सकता है। क्योंकि भूचाल शब्द का प्रयोग किया है नरेंद्र मोदी ने। वो ये भी कह सकते थे कि राजनीतिक तौर पर कुछ उलटफेर दिखेगा आपको, तो वो सॉफ्ट होता। भूचाल उलट पुलट नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, तहस नहस हो जाए, वैसी स्थिति। तो राजनीतिक तौर पर भूचाल अब क्या हो सकता है? 3, 4, 5 संभावनाएं हैं। हालांकि ये दावा कोई नहीं कर सकता कि वो नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या है इसका सही अनुमान लगा ले। ये दावा कोई नहीं कर सकता। संयोग से किसी का अनुमान ठीक निकल जाए अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी भी इस बात का अंदाज नहीं लगा पाते, फिर बाकी को तो छोड़ दीजिए। नोटबंदी होनी है, ये बात मोदी जी के अलावा किसको पता थी? किसी को नहीं, न पार्टी में, न सरकार में, न देश में, न विदेश में। जब उन्होंने आकर राष्ट्र के नाम संबोधन में अनाउंसमेंट कर दिया तो सबको पता लगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या हो सकता है ये राजनीतिक भूचाल? पहला तो एक सरल भाषा में ये है कि भाई सबसे सामान्य अनुमान कि कुछ बड़े विपक्षी राजनेता, उनको जेल जाना पड़े, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, अलग अलग जांचें चल रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद जी और उनका परिवार हो, चाहे राहुल जी, सोनिया जी एक मामले में जमानत पर हैं, ऐसे तमाम चीजें। उद्धव ठाकरे का मसला है। और केजरीवाल जी की माने तो वो तो कह रहे स्टालिन से लेके ममता बनर्जी तक बचेगा कोई नहीं, हम तो जा ही रहे।
और केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने शुक्रवार को एक बहुत भावुक वीडियो जारी किया अपना, उसमें बड़ी विशेष भाव मुद्रा भी बना के वो बैठे और उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए तिहाड़ जा रहा हूं, देश बचाने के लिए तिहाड़ जा रहा हूं। हालांकि कोर्ट ने उनको जेल भेजा है शराब घोटाले में, लेकिन केजरीवाल जी मान रहे हैं कि वो देश बचाने के लिए जेल जा रहे हैं, दोबारा से सरेंडर कर रहे हैं। अब सरेंडर करें तो उससे पहले कुछ तो होना चाहिए। तो उन्होंने शुक्रवार को अपने वीडियो में कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे बुजुर्ग माता पिता का आप लोग ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और वो ये भी कह गए कि अब पता नहीं कब वापस आऊं भी कि ना आऊं। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरी शहादत भी हो जाए तो कोई गम नहीं देश के लिए। बात शहादत तक पहुंच गई। तो वो केजरीवाल जी जो इतने सिद्धहस्त हैं इस तरह के प्रयोगों में, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को तिहाड़ में उनका पड़ोसी बनना पड़ेगा, केजरीवाल जी का। कुछ पड़ोसी तो पहले से हैं, सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, उनका नहीं, बाकी को भी आना पड़ेगा तिहाड़। खैर, विषय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भूचाल, राजनीतिक भूचाल। तो एक तो ये है कि कुछ बड़े राजनेताओं की जेल यात्रा हो जाए तो उससे भी माहौल में गर्मी आएगी। भूचाल जितनी ना सही, लेकिन हाँ कुछ चाल तो बदलेगी राजनीति। एक दूसरी संभावना हो सकती है कि समान आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता की ओर भारत सरकार बढ़ जाए। वो भी मसला लंबे समय से चर्चा में है। उत्तराखंड में उसको लागू करा दिया सरकार, धामी सरकार ने। वो असल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो उत्तराखंड की प्रयोगशाला में यूसीसी को टेस्ट करना चाह रहा था। अब वो टेस्ट हो गया, तो हो सकता है अब उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र की सरकार आगे कदम बढ़ा दे। एक तीसरी संभावना हो सकती है कि देश में ये वक्फ कानून को लेकर बहुत सारी चर्चाएं और विमर्श इधर हुए हैं और अधिकांश लोगों का मानना है कि वक्फ का कानून विचित्र है और वो कानून के जो सामान्य पैरामीटर्स हैं उन पर भी खरा नहीं उतरता और अनंत शक्तियां वक्फ बोर्डों को मिल गई उस कानून के जरिए। तो उसके खिलाफत में, उसके विरोध में देश के हर हिस्से से आवाजें आ रही हैं। उस पर कुछ फैसला कर सकती है सरकार, उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है। एक मसला है कि एक देश एक चुनाव। माना जा रहा है कि 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तब तक देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो चुकी होगी। देश भर में एक साथ चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा का। जवाहरलाल नेहरू के समय में जब देश ने चुनाव में कदम रखा, 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर 3 चुनावों तक मुसलसल लगातार एक साथ चुनाव होते थे देश में, विधानसभाओं के, लोकसभा के साथ। कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, कहीं कोई संकट नहीं था, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। और जो लोग आप कहते हैं कि एक देश एक चुनाव से संविधान खतरे में आ जाएगा, संघीय ढांचा खतरे में आ जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा देश का, वो लोग या तो नासमझ हैं या धूर्त हैं। क्योंकि देश में आरंभ के 3 आम चुनाव इसी आधार पर हुए, एक देश एक चुनाव। ये तो बाद में इंदिरा जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस व्यवस्था को भंग कर दिया, अन्यथा तो कोई समस्या नहीं थी, हो ही रहा था।
तो इंदिरा जी ने ऐसा प्रयोग कर दिया अचानक से कि वो व्यवस्था चरमरा गई। फिर उसके बाद जो गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरती गई और इतनी उतर गई कि भारत में हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव, चुंगी से लेके और लोकसभा तक का, लगता है पूरा देश चुनाव धर्मी हो गया। केवल चुनाव ही चुनाव है, बाकी कुछ नहीं देश में। तो एक वो, और एक इन सबसे बड़ा मसला जो सुनामी और भूचाल के खांचे में ज़्यादा फिट बैठता है इन प्रयोगों के मुकाबले, वो है कि पीओके को वापस भारत में शामिल करने की दिशा में सरकार कोई निर्णायक कदम उठाए। ये भी एक संभावना है, ये भी एक चर्चा है जो देश में गूंज रही है, घूम रही है, गूंज भी रही है और घूम भी रही है। और आपने देखा होगा कि इस चुनावी कैंपेन में, लोकसभा चुनाव के इस कैंपेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब बड़े नेताओं ने लगातार अपने मंचों से कहा कि पीओके हमारा है और हम उसे वापस लेके दिखाएंगे। तो एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा कदम ये हो सकता है कि नई सरकार के गठन के बाद पीओके की दिशा में कोई कदम उठा लिया जाए। वो वास्तव में एक जलजला होगा, भूचाल होगा, और वो ऐसी स्थिति होगी जो इस पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा फिर से। एक बार 71 में बदला था और एक बार फिर बदल जाएगा अगर पीओके भारत का हिस्सा हो जाता है वापस। तो अब इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है कि 4 जून से 180 दिन के भीतर देश में बड़ा सियासी भूचाल आएगा, तो इंतज़ार करिए दिल थाम कर कि वो भूचाल कैसा होगा और कौन कौन लोग उसकी चपेट में आएंगे, कौन कौन सी पार्टियां उसकी चपेट में आएंगी, और क्या वो भूचाल भारत के राजनीतिक तंत्र को उलट-पुलट, अस्त-व्यस्त कर देगा। क्या वो भूचाल भारत के राजनीति के व्याकरण को बदल देगा? ये तमाम सवाल हैं। तो इंतज़ार कीजिए जब तक भूचाल आ नहीं जाता। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।